हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक में थ्रिल हॉर सस्पेंस सीरीज का कॉमिक विशेषांक कब, क्यों और कहां। एक ऐसा इंसान जो न्याय के लिए भटक रहा है, जिसे इंसाफ चाहिए और इंसाफ तभी मिलेगा जब कानून उसे फांसी की सज़ा देगा। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है मिस्टर राजन, जिससे ये तो साबित होता है कि वो हत्या तुमने की थी, लेकिन हम तुम्हें सज़ा नहीं दे सकते। यू आर इनोसेंट। गुनाह का बोझ जिसके कंधों पर हो वो इनोसेंट नहीं हो सकता। गुनाहगार होते हुए भी जज उसे सजा क्यों नहीं दे सकता। पढ़िए रहस्य रोमांच से थरथराता ये कॉमिक। उफ, बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट था। गोलियां चलाने वाले अब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन माँ पिताजी कहाँ गए? मुझे घर जाकर देखना चाहिए। टैक्सी। उफ, इसने टैक्सी नहीं रोकी। शायद वो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता हो। वैसे भी आजकल इंसानियत ख़त्म हो गई है इंसानों में। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। मुझे माँ पिताजी की फ़िक्र हो रही है। माँ पिताजी को भी मेरी फ़िक्र होगी। मेरे बंगले पर यह भीड़ कैसी लगी है? माँ पिताजी कहाँ हैं? वो ठीक तो होंगे? नॉक माँ, नॉक पिताजी। चर। उफ, कितनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में। कब से खटखटा रहा हूँ। जब से होश आया मुझे आपकी फ़िक्र सता रही थी। आप मुझे वहाँ छोड़कर क्यों चले आए? बेटा, तू तो ठीक है ना? तेरे बिना तो घर की रौनक ही चली गई थी। मेरे मन में कई बुरे ख्याल आ रहे थे। ओह भगवान का शुक्र है कि आप दोनों सही सलामत हैं। तुझे देखकर तो मेरी जान में जान आ गई बेटा राम। हम तुझे सही सलामत देखकर खुश हैं बेटा। मगर माँ, ये बाहर क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये सब लोग किसी की मौत के मातम में हिस्सा लेने आए हुए हैं। ये हमारे घर में किसी की मौत का मातम क्यों बना रहा है माँ? तस्वीर किसकी है? किसका मातम मनाया जा रहा है? कौन मना है? ये तो माँ, ये तो मेरी तस्वीर है। जिंदा आदमी का मातम क्यों मना रहे हो? हंगामा मत मचाओ। 1 साल पहले तुम और तुम्हारे माता पिता एक ज़बरदस्त कातिलाना हमला हुआ था। उस हादसे में तुम्हारे माता पिता मारे गए थे और तुम हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। आज तुम कोमा की अवस्था से हमेशा के लिए निकल गए हो। आज तुम्हारी मौत हो गई है। नहीं। वो देखो, तुम्हारी विधवा पत्नी मंजली और तुम्हारी बच्ची अंजलि। आज तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। नहीं नहीं, यह बात विश्वास करने लायक नहीं है कि मैं मर गया हूँ। तो करो, पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी अपनी लाश को देखकर विश्वास करो। यू आर नो मोर। मगर तुम तो कह रहे थे इंस्पेक्टर कि हम पर 1 साल पहले कातलाना हमला हुआ था। नाम राम, आयु 25, मौत का कारण ब्रेन हैमरेज। ये हमला किसने किया था? कहाँ है वो हत्यारे? उन्हें सज़ा मिली या नहीं? हत्यारा सिर्फ एक था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, मगर उसके खिलाफ चश्मदीद गवाह न होने के कारण उसे जमानत मिल गई। और सहयोग देखो, कुछ देर पहले ही उसने आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश भी तुम्हारी लाश के बगल में पड़ी है। क्यों? क्यों मारा तुमने मुझे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बोलो, जवाब दो। पापा पापा करके रोती मेरी मासूम बच्ची की आंखें सूज गई हैं। मेरी पत्नी का श्रृंगार उसके माथे से सिंदूर नोच कर फेंक दिया तुमने। बोलो क्यों? क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? अहं? राजन उठो, राजन, राजन। आज फिर आज फिर वो मुझसे पूछ रहा था दीपा कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन लेकिन मैं क्या जवाब दूँ उसे? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो किसी को नहीं मारा। आज तक एक चींटी भी नहीं मारी। फिर जिसे जानता नहीं, जिसे देखा नहीं, उसे कैसे मार सकता हूँ? तुम एक सपने से क्यों डर गए हो राजन? मैं सपने से नहीं डरा, मैं राम की बगल में लेटी उस लाश से डर गया हूँ। वो लाश मेरी है, हूबहू मेरा चेहरा, मैं ही हूँ वो इंस्पेक्टर सपने में दिखाई पड़ने वाली राम की आत्मा से कहता है कि उसकी बगल में जिसकी लाश है वही उसका हत्यारा है। तो क्या मैं सचमुच राम नाम के किसी व्यक्ति का हत्यारा हूँ दीपा? क्या वाकई मैंने अंजलि के सिर से उसके पिता का और उसकी पत्नी मंजली के सिर से उसके पति का साया छीन लिया है? क्या मैं वाकई हत्यारा हूँ? अगर मैं हत्यारा हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसे पता लगे कि मैंने कब, क्यों और कहाँ किसकी हत्या की है? हत्यारा विवेक, इंस्पेक्टर विवेक। तुम, हाँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम मेरे दोस्त हो विवेक। तुम्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। सारी बातें सुनने के बाद मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वास्तव में प्रॉब्लम कहीं पर है ही नहीं। एक वहम, एक अंधविश्वास, एक डर, एक आशंका, एक सोच, एक कल्पना जो तुम्हारे दिलो दिमाग में घर कर गई है। इंसान जो कुछ भी दिन भर में सोचता है वही सपने के रूप में रात को देखता है। देखो, तुमने बच्ची को भी डरा दिया। बात को टालने की कोशिश मत करो विवेक। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो ठीक है, वरना मैं खुद ही सभी रहस्यों का पता लगाऊंगा। तुम पुलिस वाले हो, तुम साथ दोगे तो काम बखूबी और आसानी से हो सकता है। मुझे थोड़ी मुश्किल होगी। ठहरो, एक ऐसे कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से करेंगे जो सपने में हुआ है? और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कत्ल इसी शहर में हुआ है या किसी और जगह। तुम ये मान लो कि तुमने कभी कोई कत्ल की नहीं किया, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
इसका मतलब जो कुछ करना होगा मुझे ही करना होगा। तो तुम नहीं मानोगे, फिर ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर बत्रा के पास ले चलता हूँ। तुम्हारी जांच के बाद शायद वो कोई ऐसी बात बता पाए जिससे हमें आगे बढ़ने का कोई सूत्र हाथ लगे। डॉक्टर बत्रा ने एक बात तो क्लियर की, कई बार पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण ऐसा होता है, अतृप्त इच्छाएं उन स्मृतियों से वॉश नहीं हो पाती। हो सकता है अपने पूर्व जन्म में तुमसे कोई हत्या हुई हो। सुन लिया, अब अपने दिमाग से इस पागलपन को बाहर निकालो। ये पागलपन अपने दिमाग में मैंने तो नहीं भरा। हत्या 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 ही होती है विवेक। सपने में मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि अगर डॉक्टर बत्रा की बात सही है तो फिर मुझे राम को हत्या की सज़ा नहीं मिली थी, क्योंकि मैंने आत्महत्या कर ली थी। राम या शायद उसके परिवार में से किसी की घृणा या मुझे सज़ा न मिल पाने की कुंठा सांप बनकर आज भी मेरा पीछा कर रही है। मुझे इस शाप से छुटकारा तभी मिलेगा विवेक, जब मैं इस घटना की तह में जाऊंगा और इस हत्या की सज़ा पाऊंगा। इंस्पेक्टर विवेक ने एक झटके से जीभ रोक दी। तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 साल। अगर पूर्व जन्म वाली बात सही है तो यह घटना 25 साल या उससे भी पहले, कई साल पहले की है। कैसे पहुंचोगे इस घटना की तह तक? इंसान अपनी इच्छा शक्ति से चांद तक पहुंच गया तो क्या मैं घटना की तह तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा? ओके ओके, मैं इस पागलपन भरी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ वही सोच रहा हूँ। क्योंकि किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कुछ क्लूज़ चाहिए होते हैं, मगर यहाँ सिर्फ सपना है। तुम्हारी आंखों द्वारा देखे गए सपने से क्लूज़ कैसे तलाश करूँ? ओ हाँ, मेरे घर चलते हैं, वहीं से शुरू करेंगे। तुम्हारे घर? जल्द ही। रजनी, मैं सपने में हुई एक हत्या को इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। तुम हमें एक एक कॉफ़ी पिलाओ ताकि इस केस की छानबीन के लिए मेरे सिर में कैफीन मौजूद रहे, ताकि वो मेरे सिर में किसी दर्द को पैदा ना होने दे। दोनों ने एक एक कप कॉफ़ी पी। तुम चाहो तो एक कॉफ़ी और पी लो, क्योंकि ये केस सॉल्व हुए बिना अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर विवेक खुद को उस केस के प्रति तैयार कर चुका था। तुम यहाँ लेटो, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ करो, क्योंकि बिना बिस्तर पर जाए मुझे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई क्लू हासिल नहीं हो सकता। अब अपनी आंखें बंद करो। बिना नींद में जाए उस सपने को दोबारा देखो और मुझे उस सपने के पूरे वातावरण सही घटना का आंखों देखा ब्यौरा दो। ध्यान रहे सो मत जाना, वरना तुम मुझे घटना सही सही बयान नहीं कर पाओगे। सपने की उस घटना के प्रथम सीन में पहुंचे या नहीं? पहुंच गया। वहाँ क्या हो रहा है? सड़क पर पड़े किसी व्यक्ति को होश आ रहा है। यह व्यक्ति राम है, जिसका चेहरा अभी मुझे नहीं दिख रहा। कहते रहो। उसके माथे से खून निकल रहा है। वहाँ सुनसान एकदम वहाँ सड़क एकदम सुनसान है। रात का समय है। सड़क पर एक बत्ती जल रही है, उसी की रोशनी फैली है। उस व्यक्ति राम ने क्या पहना है? उसने 3 पीस सूट और टाई पहन रखी है। उसका हैट व काला चश्मा वहीं सड़क पर गिरे पड़े हैं। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में है। और सोचो, मुझे सपने में देखी उन घटनाओं का सिलसिलेवार पूरा ब्यौरा चाहिए। जो कुछ तुमने देखा वो सब दोबारा देखने की कोशिश करो। ध्यान रहे, हो सकता है जिस चीज़ को तुम नज़रअंदाज करो वही महत्वपूर्ण हो, इसलिए मुझे छोटी से छोटी चीज़ भी बताना। राम होश में आ गया है। वो हैरान है। वो अपनी उल्टी पड़ी कार को दुर्घटनाग्रस्त हुए देख रहा है। कार सड़क पर उल्टी पड़ी है, यानी छत नीचे और चारों पहिए ऊपर। चार में से एक टायर फटा हुआ और क्षतिग्रस्त है। कार की बॉडी में कोई छेद है जो राम के मुताबिक गोलियों के हैं। तुमने मुझे कार का मेक और कलर नहीं बताया। अगर तुम ऐसी गलतियां करोगे तो मुश्किल होगी। ओ आई एम सॉरी। लाल रंग की वो कार एम्बेसडर है। क्या तुम्हें सपने में कार का नंबर नहीं दिखा? कार का नंबर? हाँ हाँ, दिख रहा है। राम सड़क पर पड़ा अपना हैट व काला चश्मा उठा रहा है। उस समय मुझे कार का नंबर दिखाई पड़ रहा है। वेरी गुड, नंबर बताओ। वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर का पहला अल्फ़ाबेट वाहन के पंजीकरण के स्थान को दर्शाता है। DDU3224 में फर्स्ट अल्फ़ाबेट डी का मतलब है कि इस कार का पंजीकरण दी फॉर दिल्ली में ही किया गया है। ये क्लू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है राजन। अब तुम अपनी आंखें खोल लो। अगर कार का ये नंबर ठीक है तो हम उसके मालिक तक पहुंच सकते हैं, जो कि शायद उन्हीं में से कोई हो जो तुम्हारे सपनों में आते हैं। यूं तो सपने में दिखने वाली किसी भी चीज़ के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सपने इंसान की नहीं, केवल इंसान के मस्तिष्क की अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं होती हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए, व्यक्ति कभी कभी अपना या अपने प्रयोजनों का शव या अर्थी देखता है, लेकिन नींद खुलने पर इंसान पाता है कि उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इस नंबर की कार का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि पिछले दिल्ली में 2 साल पहले ही बढ़ते प्रदूषण के कारण 15 वर्ष पुराने वाहनों को बेकार घोषित करने के बाद सड़क से हटा दिया गया था, और उन्हें कंडम करने के बाद उनके रजिस्ट्रेशन नंबरों के रिकॉर्ड भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। एक रास्ता मिला था, वो भी बंद हो गया। रास्ते और भी खुलेंगे, मगर खुली आंखों को बंद करने के बाद। सिर को सीट की पुष्ट से टिकाओ और जहाँ पर सोचना बंद किया था वहाँ से आगे सोचना शुरू करो। अंधेरा, सड़क पर एक्सीडेंट, पलटी पड़ी कार, दिखाई पड़ता कार का नंबर। आगे आगे बताओ। राम अपना टोप और काला चश्मा उठा रहा है। दूर से टैक्सी आ रही है, उसकी हेडलाइट्स चमक रही हैं।
राम उस टैक्सी की ओर देख रहा है। वो टैक्सी को रोकने के लिए आवाज़ लगाता है, टैक्सी। सड़क के आसपास का माहौल देखो, शायद तुम्हें पता लगे कि वो किस स्थान का दृश्य है। शायद कोई सूचना बोर्ड लगाओ, कोई निशानी, कोई और ऐसी चीज़ जो उस जगह की पहचान कराती हो। वहाँ बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं, उनकी तादाद बहुत सारी है। शायद ये टैक्सी के शोर से उड़े हैं। टैक्सी एक चौराहे की ओर से आ रही है। कबूतर, बहुत सारे कबूतर, चौराहा। ओह रुको, आंखें खोलो। दिल्ली में एक ही ऐसी जगह है जो शायद 25 वर्षों में भी नहीं बदली। दिल्ली गेट पर स्थित ये कबूतर कहा, जहाँ सैकड़ों हज़ारों कबूतर रोजाना आकर दाना चुगते हैं। कभी किसी समय यहाँ के ऑफिसों में काम करने वाले लोग लंच के समय बचा लंच कबूतरों को डाला करते थे। धीरे धीरे यहाँ कबूतरों का जमावड़ा बढ़ने लगा और कुछ बेरोजगारों ने यहाँ कबूतरों का दाना बेचने का रोजगार शुरू कर दिया। अगर ये वही जगह है जहाँ की राम की कार पर गोलियाँ चलाई गई थी और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो संबंधित थाने में इस बात की एफआईआर ज़रूर दर्ज होगी। एक मिनट विवेक, एक मिनट। क्या हुआ? इस कार को देखो, देखो इसकी बॉडी में गोलियों के निशान। ये वही कार है विवेक, राम की वही कार जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ओ हाँ, इसका नंबर भी वही है। कार का यहाँ होना इस बात को साबित करता है कि मेरा सपना वास्तविकता से दूर नहीं है। ये कार यहाँ कब से है? 26 साल से। आज तक कोई इसे क्लेम करने नहीं आया। अगर आता तो ये यहाँ ना होती। मगर बात क्या है? 26 26 साल पहले रिकॉर्ड यहाँ से निकालना भी मुश्किल काम है। शुक्र ये है कि हमें यहाँ नाउमीदी नहीं मिली। रिकॉर्ड ढूंढने की मेहनत तो हम कर लेंगे। 6 घंटे की अथक कोशिशों के बाद फाइल मिल गई। इस फाइल के मुताबिक उस कार दुर्घटना में राम के माता पिता की मौत तुरंत हो गई थी और राम कोमा में चला गया था। उसकी मौत 1 साल बाद हुई थी। हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरे सपने में राम जब घर पहुंचता है तो वहाँ दरवाज़ा उसके माता पिता खोलते हैं और वो। इसका मतलब मैं सिर्फ राम की नहीं बल्कि उसके माता पिता की मौत का भी जिम्मेदार हूँ। 3 हत्याओं का दोषी। बकवास मत करो, अभी ये साबित नहीं हुआ कि तुमने हत्याएं की हैं अथवा नहीं। इस नंबर की कार का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस फाइल के मुताबिक ये बंगला राम का है। ये तो वही बंगला है, मेरे सपने वाला। लेकिन बंगले पर किसी और की नेम प्लेट लगी है, वीरेंद्र हलमानी, C 1200, जनकपुरी, नई दिल्ली 58। मुझे यहाँ मंजली और अंजलि के होने की उम्मीद थी। शायद मंजली ने दूसरी शादी कर ली हो। अंदर चल कर पता करते हैं। अंजलि अब 30 की उम्र को पार कर चुकी होगी और राम की पत्नी मंजिल शायद 50 को। सेठ वीरेंद्र हलमानी। मैंने ये बंगला मंजली से ही खरीदा था। ये रहे बंगले की खरीद के कागजात। ये कागजात राम की मौत के ठीक 7 दिन बाद के हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मंजली अगले ही सप्ताह अपनी जायदाद बेच दे? क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त मंजली और अंजलि कहाँ होंगी? मंजली के बारे में तो मुझे पता लगा था, वो पागल खाने में है। हाँ, ये मंजली है। लेकिन ये पागल खाने में? मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ राम। आज अंजलि का बर्थडे है और तुम आज भी लेट हो गए। बोलो कब आओगे? मुझे पता चला है डॉक्टर शशांक की ये केस 25 वर्षों से आपके ही पास है। क्या मैं मंजली के पागलपन की वजह जान सकता हूँ? हाँ, इसके पति की मौत। मंजली की एक बेटी थी अंजलि, वो कहाँ पर है? अखबारों में पढ़ा था कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया था, फिर उसका कोई पता नहीं चला। हमें थाने जाकर ये पता करना होगा कि ये किडनैप कब हुआ था। जल्दी ही। ये किडनैप मिस्टर राम की मौत के ठीक तीसरे ही दिन हो गया था और इस वक्त थाना इंचार्ज थे इंस्पेक्टर अशोक यादव, जो आज डीसीपी बन चुके थे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किडनैपिंग के इस केस में कितनी फिरौती मांगी गई थी और मांगने वाला कौन था? यही तो हैरानी है इंस्पेक्टर विवेक, कि इस केस में फिरौती नहीं मांगी गई थी। शायद इसलिए हम किडनैपर तक नहीं पहुंच सके। बाद में यही मान लिया गया कि उसने अंजलि की हत्या करके लाश को ठिकाने लगा दिया होगा और केस की फाइल बंद कर दी गई। लेकिन तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? क्योंकि एक केस उस वक्त दुनिया की अदालत में अनसुलझा रह गया था सर, और ये केस कुदरत की अदालत में भी आज तक अनसुलझा पड़ा है। इस केस को सॉल्व करना ज़रूरी है सर। मुझे शक है सर कि फिरौती ले ली गई थी। क्या मतलब? 26 साल बाद तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि फिरौती ले ली गई थी? फिर तुम्हें यह भी तो पता होगा फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि फिरौती किसने ली थी। शायद सेठ वीरेंद्र हलमानी ने। क्या बकते हो? मैं उसे जानता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है। सर, शायद वो फिरौती मिस्टर राम के बंगले के रूप में मंजली के हस्ताक्षर के रूप में ली गई हो। उसके बाद भी जब मंजली को उसकी बेटी लौटाई नहीं गई तो वो पागल हो गई, या शायद पागल कर दी गई। अंजलि भी शायद इसलिए नहीं लौटाई गई हो क्योंकि अंजलि अपने अपहरणकर्ताओं को पहचान चुकी थी और उन्हें जेल की हवा खिला सकती थी। तो अनाप शनाप बके जा रहे हो, और 26 साल बाद इन सब बातों का क्या औचित्य? हम ये बात साबित नहीं कर सकते कि ऐसा ही हुआ होगा। सर, किसी भी अपराध की जड़ तभी कटती है जब अपराधी को उसके अपराध की सज़ा मिल जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अपराधी को सज़ा नहीं मिली, अपराधी की जड़ें नहीं कटी, और मैं उन्हीं जड़ों को काटने के लिए निकला हूँ।
मुझे अंजलि के किडनैपर्स तक पहुंचना है, क्योंकि वही लोग मिस्टर राम और उसके माता पिता की हत्याओं के भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इनकी हत्याओं का जिम्मेदार अतुल बदावन था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। मुझे अतुल बदावन का पता चाहिए सर। इसका मतलब राम की बगल में लेटी वो लाश अतुल बदावन की थी। इंस्पेक्टर विवेक राजन के साथ बाहर आ गया। देखा देखा इंस्पेक्टर विवेक, साबित हो गया कि सभी सपने वास्तविकता से परे नहीं होते। मैं जानता था कि बार बार आने वाले इन सपनों के पीछे कोई बड़ा कारण है। किसी की आहें मेरा पीछा कर रही हैं। शायद मंजली की आहें, शायद राम की भटकती रूह की आहें, शायद उस मासूम अंजलि की आहें जिन्हें हो सकता है कि मेरे ही नापाक हाथों ने मार डाला हो। रिलैक्स राजन, रिलैक्स। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में ऐसा ही हुआ है तो वो तो हाथ तुम्हारे नहीं थे, वो एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति के हाथ थे। फिर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना। हकीकत तो सामने आने दो। क्या पता हकीकत क्या है। अब तुम कहाँ जा रहे हो, खुद ही देख लो। ओह, ओ गॉड, ये तो मेरा घर है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं राजन, अतुल का। तुम्हारे पूर्व जन्म का घर। आओ, लेकिन ध्यान रहे, अंदर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं। उन्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की बातों का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना। तुम्हारी तस्वीर मैंने पुलिस रिकॉर्ड में देखी है। उसमें और तुम्हारी मौजूदा शक्ल में कई अंतर हैं। सबसे बड़ा फ़र्क मूँछों का है। तुम पहले जन्म में मूँछें नहीं रखते थे, फिर भी तुम मेरे पीछे रहना। टिंग डोंग, दरवाज़ा खुला। क्या आप अतुल के माता पिता हैं? जी हाँ, लेकिन आप तो अतुल की केस फाइल बंद हुए 25 बरस हो चुके हैं बेटा। अब क्या पूछने आए हो? माँ बाप के दिल से क्या पूछते हो? वो तो जानते हैं कि उनका अतुल निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, उसकी हत्या की गई है। बूढ़े माँ बाप से उनका इकलौता सहारा छीनने वालों को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। उन्हें सज़ा भगवान देगा। ये एक माँ बाप का शाप है बेटा। मैं आपके बेटे के हत्यारों को सज़ा दिलाऊंगा माँ जी। लेकिन लोगों पर शक है आपको अपने बेटे की हत्या का। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक दोस्त पर दोस्त की हत्या का इल्ज़ाम लगाया, जैसे वीरेंद्र हलमानी, डॉक्टर शशांक, इंस्पेक्टर अशोक यादव। प्लीज़ मुझे पूरी बात बताएं। मेरा बेटा अतुल, उसका दोस्त राम और वो तीनों एक एनजीओ के कर्ता धर्ता थे। लोग हमारे काम से खुश होकर हमारी संस्था को खोलकर खुलकर दान दे रहे हैं। ये दान 5 करोड़ तक जा पहुंचा है। मैं चाहता हूँ राम कि हम अनाथ बच्चों के लिए देश भर में कई और भी अनाथालय बनवाएं। मैं खुद यही सोच रहा था। उस दिन राम अपनी बेटी अंजलि के साथ हमारे पास आया था। 5 करोड़ की रकम को लेकर उन तीनों की नीयत में खोट था, ऐसी शंका राम ने व्यक्त की थी। आखिर वही हुआ। पूरे केस में कहीं भी उन 5 करोड़ रुपये का जिक्र नहीं हुआ। हमने न सिर्फ अपना बेटा खोया, बल्कि उसके नाम पर लगे कत्ल के कलंक को भी झेल रहे हैं। ये कलंक धुलेगा, और बहुत जल्दी। अगर आज अतुल जिंदा होता तो उसके बूढ़े माँ बाप इतनी लाचारी भरी जिंदगी न जी रहे होते। मौत तो कुदरत का नियम है राजन। जब भी कोई मरता है तो कई रिश्तों का अनाथ करके ही मरता है। यहाँ आकर हमें एक और नई बात पता चली है कि दरअसल तुम्हारा सपना, जिसे राम का हत्यारा साबित करने की चेष्टा कर रहा है, उसकी तो खुद ही हत्या हो जाने का संदेह है। यानी तुम्हारी राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता को यह संदेह है कि पूर्व जन्म में तुम्हारी भी हत्या की गई थी, और तुम्हारी मौत को खुदकुशी साबित करके तुम्हें राम की हत्या के आरोप में फंसा दिया गया था। सारी खुली कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं। इसका मतलब राम की कार पर गोलियां हलमानी, अशोक यादव और डॉक्टर शशांक ने चलाई या चलवाईं। अंजलि को किडनैप किया, फिरौती में मंजली से साइन ले लिए गए, जिससे 25 लाख की कीमत का बंगला भी उन्हें मिल गया। अंजलि को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वह हत्यारों का भेद खोल सकती थी। मंजली को डॉक्टर शशांक के साथ मिलकर पागल करार दे दिया गया। कानूनी रूप से ये सब घटनाओं पर पर्दा पड़ा रहा क्योंकि उनका साथ दे रहा था इंस्पेक्टर अशोक यादव। मगर ये बात गले नहीं उतर रही कि 5 करोड़ का मालिक होते हुए भी उन लोगों ने सिर्फ 25 लाख के बंगले के लिए अंजलि का अपहरण किया। और राम पर गोलियां चलाने वालों में मैं भी था या नहीं, ये कैसे पता लगे? मैंने आत्महत्या किन परिस्थितियों में की, इसका पता भी अभी नहीं चला। चलेगा, हत्यारे खुद बताएंगे। और अब मैं ये गोलियां हमारी इन्वेस्टिगेशन के हत्यारों के दिलों में हुई खलबली को सिद्ध कर रही हैं। गोली चलाने वाले जो भी हैं, ये हमारे हाथ से निकलने नहीं चाहिए। वो ओवरब्रिज के ऊपर से गोलियां चला रहे हैं। हमारी जीप ओवरब्रिज के पार निकलेगी तो वो दूसरी तरफ से भी हम पर गोलियां चलाएंगे। हमने जीप को ओवरब्रिज के नीचे ही छोड़ दिया है, क्योंकि हमें तेरी गोलियां नहीं, तू चाहिए। था पुलिस की 3rd डिग्री की मार के बाद उसने बक दिया है कि उसने डीसीपी अशोक यादव ने भेजा था। हमें 26 साल पहले हुए गुनाहों की तफ्तीश करते हुए देखकर उन्हें डर हो गया होगा कि वो अपन हम उन्हें फंसवा सकते हैं। हलमानी, अशोक यादव और डॉक्टर शशांक, इस सारी खूनी कहानी के सूत्रधार वो तीनों ही हैं। इस कहानी में तुम्हारा रोल क्या था, ये भी वो तीनों ही बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास उनके उन गुनाहों को साबित करने के लिए अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तुमने एक संदेह जारी किया था राजन की 5 करोड़ रुपए जब उनके पास थे तो फिर सिर्फ 25 लाख रुपयों के लिए बंगले के लिए उन्होंने अंजलि को किडनैप क्यों किया? हाँ, सपने में तुमने अंजलि को किस अवस्था में देखा था? वो नोटों की गड्डियाँ अपने पिता राम की ओर बढ़ा रही थी।
ओ यस, ये हो सकता है राजन, ये हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पहले जीप में बैठो, फिर समझाता हूँ। दरअसल अंजलि का किडनैप 25 लाख के बंगले के लिए नहीं, बल्कि उन 5 करोड़ रुपयों के लिए किया गया था। क्या मतलब? उसके पास 5 करोड़ रुपये कहाँ से आए? राम की हत्या हुई उन 5 करोड़ रुपये के लिए जिसका पता शायद अंजलि को था। जब हत्या के बाद रुपये हत्यारों के हाथ नहीं लगे तो उन्होंने अंजलि को किडनैप किया ताकि वो उससे रुपये की जानकारी ले सके। लेकिन मुझे लगता है कि रुपये तब भी उनके हाथ नहीं लगे। खींच कर उन्होंने अंजलि का कत्ल कर दिया और लाश को वहीं दफना दिया। लाश का भेद ना खुल जाए इसलिए बंगले को भी फिरौती की रकम के रूप में अपने नाम करवा लिया गया। तुम्हें सपने में अंजलि रुपए राम को देती हुई दिखी, जो इस बात का सबूत है कि अंजलि वो रुपए आज भी राम को देना चाहती है। हाँ, मेरे अनुमान से अंजलि की लाश राम के बंगले में ही दफन हो सकती है। हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर विवेक बोल रहा हूँ। मेरी कमिश्नर से तुरंत बात कराओ। इंस्पेक्टर विवेक ने जीप को सेठ हलमानी के बंगले पर पहुंचकर रोका। कमिश्नर की विशेष परमिशन के आगे सेठ हलमानी इंस्पेक्टर विवेक को बंगले की तलाशी लेने से ना रोक सका। हमने एक आदमी को पकड़ा है, उससे 10 पैकेट हेरोइन जब्त हुई है। उससे हमें खबर मिली है कि मिस्टर हलमानी कि वो आपके लिए काम करता है। हमें आपके बंगले की तलाशी लेनी होगी। इंस्पेक्टर विवेक को तलाशी के लिए ये झूठ बोलना पड़ा था। अच्छी तरह से तलाश करो, देखो शायद कोई तहखाना भी हो। सर, तलाशी में कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दोष हो। बहुत जल्दी तुम्हारी गर्दन फांसी के फंदे पे होगी। मुझे पता है कि अंजलि की लाश को तुमने इसी बंगले में कहीं दबाया है। राजन, छोड़ो उसे। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा इंस्पेक्टर। चलो चलो यहाँ से। हेलो यादव, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे वहाँ मत दफनाओ, पर उस वक्त तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अपनी और डॉक्टर शशांक की करते रहे फांसी के फंदों से बताना चाहते हो, फ़ौरन यहाँ पहुँचो जल्द ही। इस बंगले में उस लाश का रहना खतरे से खाली नहीं शायद। इंस्पेक्टर विवेक, लाश ढूंढने के लिए कुत्तों की मदद ले। हम सब मारे जाएंगे, उसे निकालना होगा। 5 करोड़ भी नहीं मिले और ये मुसीबत भी गले पड़ गई। हलमानी, इसके जिम्मेदार तुम हो। 5 करोड़ तो अतुल के कारण नहीं मिले। अंजलि ने रुपयों के बारे में बता दिया था। रुपए बरामद होने के बाद हमने अतुल को ही उन्हें ठिकाने लगाने के लिए सौंप दिए थे, लेकिन उस कमबख्त पर आत्मग्लानि का भूत चढ़ गया और उसने रुपयों का पता बताए बगैर आत्महत्या कर ली। मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो राम का दोस्त है, उसे इस प्लानिंग में शामिल मत करो। मैं तो अंजलि की भी हत्या के खिलाफ था। अंजलि को जिंदा छोड़ते तो वो हमारी पहचान पुलिस को बता देती, उसे तो ख़त्म करना ज़रूरी था। लेकिन अब जो करना है वो जल्दी करो। लाश के अवशेष बचे होंगे, उन्हें या तो जला दो या गटर में बहा दो। ठाक। आज ये साबित हो गया कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है और अपराधी को उसकी सज़ा के मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेता है। सेठ हलमानी, तलाशी के बहाने मैंने तुम्हारे कोट में एक ट्रांसमीटर छिपा दिया था। उसी से मुझे पता लगा कि तुम लोग अंजलि की लाश को ठिकाने लगाने वाले हो। तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मैं तुम्हें पहचान गया था। उफ, शैतानियत ने उस समय तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन आज कुदरत तुम्हारा साथ नहीं देगी। था था बचो राजन, तुम्हारे गुनाहों सबूतों सहित तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें यहाँ से तभी बाहर निकालूंगा जब तुम सारी हकीकत मुझे बयान करोगे। हलमानी ने बताया। हाँ, उस गुनाह में हम चारों शामिल थे। हमारे अलावा अतुल बदावन, राम की कार पर गोलियां हमने चलाई थी, लेकिन अतुल अंजलि की हत्या में शामिल नहीं था। उसकी मौत के बाद हमने अपने गुनाह के प्रायश्चित में उसने आत्महत्या कर ली थी। 5 करोड़ रुपये उसने कहीं छुपा दिया था। ओह, यही है वो 5 करोड़ रुपया। अतुल ने इस पुरानी लाइब्रेरी में उसे छुपा दिया था। इसका मतलब मैं भी हत्या में शामिल था। तुम कौन हो? अतुल बदावन, जो आज राजन के रूप में पैदा हुआ है। वही अतुल जिस पर तुमने राम की हत्या का आरोप लगा दिया था। इन तीनों के साथ तुम्हें मुझे भी गिरफ्तार करना होगा इंस्पेक्टर विवेक। गिरफ्तार सिर्फ तुम ही होगे, क्योंकि अभी भी हमारे खिलाफ तुम्हारे इंस्पेक्टर के पास कोई सबूत नहीं है। कुदरत ने जब मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो कोई सबूत भी पैदा होगा। अंजलि के कंकाल के पेट में प्लास्टिक की ये छोटी सी पुड़िया कैसी है? इसमें कोई कागज़ बंद है। उस कागज़ के पुर्जे को पढ़ते ही सबूत मिल गया हत्यारों। इसमें मरने से पहले अंजलि ने लिखा है कि तुम तीनों ही उसके हत्यारे हो, जो फिलहाल उसे मरा समझकर छोड़ गए थे। इस रहस्य को बड़ी अक्लमंदी से एक कागज़ में लिखकर उसे प्लास्टिक में लपेट कर निकल गई थी, ताकि जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम हो तो वो कागज़ पुलिस के हाथ लग जाए। फिर कोर्ट में अभियुक्त हलमानी, डॉक्टर शशांक और अशोक यादव को यह अदालत फांसी की सज़ा सुनाती है और एक बड़ी विचित्र स्थिति में राजन को बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि कत्ल से उसका संबंध पूर्व जन्म में था, जिसकी सज़ा आत्महत्या करके उसने खुद को दे दी थी। यह अदालत उस जन्म में किए गए गुनाह का कसूरवार उसे इस जन्म में नहीं मानती। कोर्ट का फैसला सही है। दरअसल ये कहानी तुम्हें हत्यारा सिद्ध करने के लिए पैदा नहीं हुई। ये कहानी असली हत्यारों को सज़ा दिलवाने के लिए तुम्हारे सपनों में पैदा हुई। एक और दर्दनाक खबर मिली सर, पागल खाने में मंजली की मौत हो गई है। उसके पास ये तस्वीर थी जिसे मैं यहाँ ले आया हूँ। ये राम की तस्वीर होगी जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगाए रखती थी। लेकिन उस तस्वीर को देखते ही इंस्पेक्टर विवेक स्तब्ध खड़ा रह गया। ये तो हूबहू मैं हूँ, यानी कि पिछले जन्म का राम और इस जन्म का विवेक।
उफ, कुदरत का खेल निराले है। समाप्त। गजब स्टोरी है भाई, मस्त कॉमिक है ये वाली तो। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल और सस्पेंस की सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।